लेकिन आज का दिन और यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं बोलूंगा ऐतिहासिक है। वो क्यों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 17 जुलाई को जो वहां पे लेक्चर हुआ था, वहां पे हमने एक मुहिम लॉन्च किया था। उस मुहिम का नाम है खून का रिश्ता। आप में से बहुत लोगों को यह पता होगा, छोटे बच्चे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, हमारे देश में से लाखों बच्चे हैं जिनको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार खून चढ़ता है। इसे बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया उनके पेरेंट्स को बता दिया गया है, जब तक आपका बच्चा जिंदा रहेगा हर थोड़े थोड़े दिन बाद खून चढ़ाना पड़ेगा। और क्या कारण है वो भी उनके ऊपर ही डाल दिया। आपके अंदर इस तरह के जेनेटिक कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आपके बच्चे को ये भुगतना पड़ रहा है। यानी कि पेरेंट की वजह से बच्चे को खून चढ़ाना पड़ रहा है जिंदगी भर। थैलेसीमिया। जिस तरह से हम गाड़ी में पेट्रोल भराते ना, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं पेट्रोल खत्म तो नहीं होने वाला, उससे पहले पेट्रोल पंप पहुंचना है, पेट्रोल भरना है, पैसे देने हैं। हम सब, आप कभी सोचा है हमारे बॉडी में खून कम तो नहीं हो गया? हमें लगता है तो बॉडी का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। हम और आप खुशकिस्मत हैं। क्या वो बच्चे बदकिस्मत हैं कि उनका बॉडी खून नहीं बना रहा? तो उस दिन 17 तारीख को जो हमने वहां पे अनाउंस किया था खून का रिश्ता, ऐसे अनाउंस किया था कि इस तरह के बच्चे अगर कोई हो हमसे जुड़े, और वो बच्चे जो हमसे जुड़े वो, सर यहां पे आएंगे, वो बच्चों का वैद्यनाथ 4.5 साल एम्स भुवनेश्वर, यहां पे जाते थे इनके पेरेंट्स इनको लेके महीने में एक बार, 25 दिन में एक बार, जब से 6 महीने की उम्र से। जीत 17 साल, जब जीत 6 महीने का था तब से लेके 17 साल आज उम्र है, 17 साल तक, ये ठीक है, 17 साल तक बच्चे को हफ्ते में एक बार खून चढ़ाना पड़ता है। और ऐसे बच्चे की आयु कितनी होगी? 23 साल। जब तो बाकी सबके बच्चे जवान हो गए तब इनकी अंतिम है। और इस तरह से उस लेक्चर के बाद जो बच्चे जुड़े, आप देखते हैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, अक्षिता चावला 11 साल, 11 साल से महीने में या 25 दिन में एक बार खून चढ़ता। प्रीशा खन्ना 8 साल, एम्स दिल्ली। अरिका 5 साल, राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला। समरजीत महातो 5 साल, 5 साल से लगातार खून चढ़ रहा है। सीएमसी वेलोर, ये सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल अकोला 5 साल। अभीश अंजुम टाटा मेडिकल सेंटर, एसएसजी हॉस्पिटल, ये त्रिची में कावेरी हॉस्पिटल। ये लाइव हो रहा है इस वक्त। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जहां जहां लोग लाइव देख रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम भी है, बच्चे का नाम भी है, शहर का नाम भी है, वो वेरीफाई कर सकते हैं, ये झूठ नहीं हो सकता है ना। पटना एम्स, उस दिन भी वो लाइव था सर। तो उसके बाद ये सारे बच्चे पूरे देश से आपके उस सेमिनार की वजह से इन्होंने कांटेक्ट किया। यही वो बच्चे हैं, आपको मैं दिखाना चाह रहा था। श्री चाइल्ड क्लिनिक नागपुर, ये नागपुर की है ना, 8 साल, राइट। इस क्लिनिक में जाके ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं। देव 13 साल, संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, राइट, पास में, राइट। ये 10 साल, भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल, राइट। हर्षराज 11 साल, भागलपुर बिहार। ये नाम देखते जाइए, मैं आगे करता जा रहा हूँ, राइट। पूना, भुवनेश्वर, गोरखपुर, नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेलोर। ये वो बच्चे आपके सामने हैं जो सालों साल महीने में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार इनके ऊपर खून चढ़ता था। और उस दिन के बाद से, ये अक्टूबर है, इनमें से किसी को कोई भी खून नहीं चढ़ा। तो
ये जो भी आप एक्शन देख रहे हैं इन बच्चों के फोटो में, ये वो सारी चीजें हैं जो हमने उनको बताई, उन्होंने अपने घर पे किया। वो हमसे मिले नहीं, अपने अपने घर पे। अब वो क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने एक मुहिम शुरू की, रवि जी ने, इन्होंने बुलाया, हम पे विश्वास किया, और उसके बाद सवाल है, ये थोड़े से बच्चे हैं, टोटल 100 चिल्ड्रन, क्या ये एक ऐतिहासिक कार्य बोल सकते हैं? कम से कम उन 100 बच्चों की जिंदगी के लिए तो ऐतिहासिक है, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मेरी बेटी 9 साल की है, अब तो मिले आप, है ना, बैठी बैठी यहीं पे रहना, आपको जाना नहीं कहीं। और अगर एक मच्छर भी काटता है तो अंदर से लगता है बड़ा। आप सब जो पेरेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, है ना, कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, इन बच्चों को देखिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार खून चढ़ाना कितना डेंजरस है, कितना दर्दनाक है, वो आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। इट इज लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, राइट? बार बार करना, बार बार करना। तो हमने थोड़े बहुत बदलाव किए उन बच्चों की जिंदगी में, और उन सबका खून चढ़ाना बंद हो गया। तो क्या ये जो बदलाव मैंने बताया, जो आपको बताने वाला हूं मैं, ये बदलाव आप भी किसी को बताएंगे तो उसका खून चढ़ना बंद हो जाएगा? ये छोटी बात नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ये होने के बाद भी वो सारे बच्चे 11 सितंबर को आए थे, आप थे दिल्ली में, उन सब बच्चों ने एक डांस भी तैयार किया था, हमने सारे मीडिया को भी दिया, देखो जी। लेकिन कहीं तो कुछ नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है। तो जरा सोचिए, अगर सबके सब ये ठीक हो सकते हैं, इसका मतलब गहरी बात कुछ तो है। और सिर्फ बात मैं इन थैलेसीमिया के पेशेंट की नहीं कर रहा। आप में से जो भी लोग बीमार हैं, क्या पता बीमार हैं या बीमार रखा गया है, क्या पता? अगर आपको पता चल जाए कि अब बीमार है नहीं, रखा गया है, आप आराम से बाहर आ जाएंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग इन बच्चों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, क्या किया उन्होंने, जानना चाहते हैं? हाँ, तो आज बताने को मेरे पास काफी कुछ है, समय थोड़ा कम है। तो ये म्यूजिक बंद करो यार, ये म्यूजिक कैसे चल रहा है? तो आज हमारे जो विश्वास मैगजीन है, 2 हफ्ते में 1 बार आता है, पिछले 2 साल से आ रहा है। इसका पूरे 2 साल पूरे होते हैं, और 2 साल पूरे होते हुए, धन्यवाद, ये जो इशू है, जो आपके माध्यम से आज मैं रिलीज कर रहा हूं, इस इशू में, इस मैगजीन में उन सारे बच्चों की कहानियां, क्या था, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, कैसे ठीक हुए, वो कहानियां हैं। अब इसका मतलब ये था कि जब ये सारे बच्चे पैदा हुए थे, उस वक्त इनको कोई बीमारी थी नहीं, बिल्कुल हेल्दी। इनके पेरेंट्स भी, हमने बड़े करीब से देखा इन सबके पेरेंट्स को, वो भी बिल्कुल हेल्दी। लेकिन उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर दिया गया, और पेरेंट्स को ऐसा समझा दिया गया कि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है। और उसके बाद जो उनकी सफर रही, जितने साल भी रहे, वो मैंने आपको बताया। तो बीमारी से कैसे ठीक होना है, ये एक बात है। बीमारी के चुंगल से कैसे ठीक होना है, बाहर निकलना, ये एक और बात है। तो दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। क्या कुदरत ने मुझे बीमार होने के लिए भेजा है, या क्या मैं किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन गया हूं, ये समझना जरूरी है। आज के इस लेक्चर का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में
जो भी लोग बीमार है वो बीमार हैं क्यों, असली वजह क्या है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है इस चुंगल से बाहर निकलने के लिए, इन्होंने क्या किया इन बच्चों ने, वो मैं ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग का मतलब ये कि आप घर जाके बिना मेरी मदद के खुद ही कर पाएं, बिना किसी नुकसान के, घर में ही, और वो ऐसे कर पाएं कि आप ठीक हो जाएं। ये इसका आज का मकसद है। बहुत सारी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जो DIP डाइट पे हैं अभी फिलहाल? बहुत लोग हैं, थैंक यू। आप में से काफी लोगों से मैं मिला बैक स्टेज भी, और काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप ठीक भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो DIP डाइट के बावजूद भी बोलते हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे। तो जो जो सवाल आप पूछते आए हैं उन सबके जवाब मैं इकट्ठे करके लाया हूं। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, याद रखिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कंक्लूजन है वो ये कि हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान अगर सांस ले रहा है तो वो ठीक हो सकता है, ये पक्का है। अगर तो कोई बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई इंसान है तो हमें दे दो, हमारे कस्टडी में रहेगा वो, और ठीक करके ही भेजेंगे उसको, ये पक्का है। या फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सिखाने जा रहा हूं, वो करने को तैयार हो जाए, उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर सकता है घर पे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं कि क्या, वाई वी आर सिक, बीमार है ही क्यों। इसको थोड़ा समझते हैं, ये 10-15 मिनट में इसको फिनिश करूंगा। उसके बाद आएगा करना क्या होगा, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, करना क्या होगा। इन्होंने क्या किया इन बच्चों ने, देखिए मेरी किस्मत अच्छी रही कि भारत के अलावा वियतनाम में मैंने बहुत काम किया। उदाहरण के लिए मैं एक बीमारी ले रहा हूं फिलहाल, डायबिटीज। भारत में बोलते हैं कि 8.8% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, वियतनाम में बोलते हैं 5.5% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं। भारत में ऐसा बोला जाता है कि मोटा जो होगा वो डायबिटीज हो जाएगी। वियतनाम में जाएंगे तो वहां ये प्रचलन है जो पतला हो जाएगा उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो वियतनाम में डायबिटीज टाइप 1 बहुत कम है, यहाँ डायबिटीज टाइप 1 यानी कि छोटे बच्चों में इंसुलिन डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। तो दो देश, बीमारी एक, लेकिन बीमारी के मायने वो अलग अलग। फिर एक तीसरा देश मलेशिया, यहां पे डायबिटीज 15.5%, ऐसा उनके गवर्नमेंट के आंकड़े में है। यहां भी मेरा सेंटर है, लेकिन यहां पे पतली डायबिटीज भी है, मोटी डायबिटीज भी है, दोनों तरह के लोग हैं यहां पे। तो खैर, एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो जीवन भर उसको दवा पे रहना पड़ेगा, ये बात दिमाग में घुसा दी गई है और आपने देखा भी है। तो ये हुआ कैसे, अभी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके उदाहरण दे रहा हूं ताकि हमें ठीक कैसे होना है। DIP डाइट वगैरह आपको पता ही है, लेकिन उसके आगे की बात में ठीक कैसे होना है वो मैं जब बताऊंगा तो ये सारे गुण, नॉलेज काम आएगा। ये जो दवाइयां हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ये सारी दवाइयां जो आपको दी जाती हैं, आप लेते हैं, ये दवाइयां दुनिया में कब आई थी? ये ज्यादातर दवाइयां 1960 1960 से पहले की ये सारी दवाइयां हैं। एक ऐसा दौर जब कोई क्लिनिकल ट्रायल नाम की चीज नहीं होती थी। बस अगर कोई दवाई ब्लड शुगर को घटा रही है उसको दे दो, लेकिन हमारा जो गोल है ब्लड शुगर को, आंकड़े को मैच नहीं करना है। हमारा गोल है क्या करें कि हम स्वस्थ रहें, क्या करें कि हम लंबी आयु जिए, ये गोल है। गोल ये नहीं कि हमारा ब्लड शुगर का वैल्यू 100 होना चाहिए या 150 होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये भी डाल दिया गया कि 100 होगा तो ज्यादा अच्छा है, 150 होगा तो कम अच्छा है। पहले तो ये डाला, फिर ये भी डाला कि ये दवाई लेने से 100 हो जाता है तो इसका मतलब अच्छा है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी दवाइयां पहले की हैं, जब क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते थे। क्लिनिकल ट्रायल आया 1962 कि पहले क्लिनिकल ट्रायल में देखा जाएगा जिनको दवा दी गई है उनकी आयु ज्यादा लंबी है, उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा है,
इन कंपैरिजन टू जिनको दवा नहीं दी गई है, थोड़े से सैंपल में। उसके बाद फिर उस दवा को लागू करेंगे। ऐसा अब होने लगा है। इसे कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो 1962 में आया। जो दवाइयां ऑलरेडी आ चुकी थी, सोचा इनको भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके देखा जाए, जिन लोगों ने दवा ली वर्सेस जिन लोगों ने दवा नहीं ली। दवा नहीं लेंगे तो ब्लड शुगर हाई रहेगा ना, दवा लेंगे तो ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जब देखा गया तो यह पाया गया कि जिन लोगों ने दवा ली उनकी मृत्यु ज्यादा जल्दी हो रही है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर हाई रहा, लेकिन इनकी मृत्यु उतनी जल्दी नहीं हो रही है। जितनी बार ट्रायल किया गया तब से लेके आज तक, आज 2022 तक, बार बार ट्रायल में एक ही नतीजा आया। ये सारे ट्रायल हैं। ट्रायल का नतीजा क्या? कि जिन्होंने दवा ली उनकी मृत्यु और उनका हेल्थ ज्यादा खराब है, मृत्यु जल्दी है, इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर को बढ़े रहने दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाई ब्लड शुगर अच्छी बात है, लेकिन हाई ब्लड शुगर में दवा लेने से क्या होता है, और ज्यादा हालत खराब होती है, और ज्यादा आपके चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रायल का नतीजा है। दिस इज ट्रायल। ये सारे नतीजे आने के बाद क्या वो दवा बंद हुई? दवा तो बंद नहीं हुई। ट्रायल जो करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, लेकिन दवा जो बेचते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल इंडस्ट्री दवा बेचता है, मेडिकल साइंस ट्रायल करता है, राइट? तो जो भी आपको कंट्रोल होता है, आपको कंट्रोल करता है, वो मेडिकल साइंस नहीं करता है, वो मेडिकल इंडस्ट्री करती है। मेडिकल इंडस्ट्री इज फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर द पीपल, राइट? तो ट्रायल का नतीजा सामने है, ये सारा लाइव है और ये रिकॉर्डेड भी, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अब वो दवा लेते रहेंगे तो क्या है, आप बीमार कंसिस्टेंटली पड़े रहेंगे। बीमार रहने के लिए दवा ले रहे हैं, समझिए इसको। बीमार बनाने के लिए दवा दी जा रही, समझिए इसको। और वो साबित है, ये रहा, ऑलरेडी प्रूफ है। इन प्रूफ को कोई नकार नहीं सकता। ये बड़े बड़े ट्रायल हैं, जितने भी ट्रायल है सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। जो मैंने एक दवाई के लिए, एक बीमारी के लिए बताया, यही चीज हर बीमारी के लिए मैं बता सकता हूं।